नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। हाल ही में पूरा देश 15 अगस्त का त्योहार मना रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसी खबर सामने आई है जो शायद आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दक्षिण राजस्थान की खबर है, वहां के नेता की खबर है। भारत आदिवासी पार्टी, जिसे आप बाप पार्टी के नाम से जानते हैं, उनके एक विधायक थे जयकृष्ण पटेल। जयकृष्ण पटेल वो विधायक थे जिन्हें एसीबी ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। हालांकि वो पैसों का बैग कुछ देर बाद में या कुछ समय बाद में ढूंढ लिया गया था और रुपए तमाम निकाल लिए गए थे और पकड़ में आ भी चुके थे। फिलहाल वो इतने दिनों से जेल में बंद थे। अब फिलहाल कोर्ट ने जयकृष्ण पटेल को जमानत है वो दे दी है। आखिर जयकृष्ण पटेल इतने समय तक कोर्ट में रहे, अब जमानत दी गई है। जमानत के बाद में जयकृष्ण पटेल की छवि कैसी रहेगी, कितना इम्पैक्ट दक्षिण राजस्थान में पड़ेगा और उसके बाद में भारत आदिवासी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सौरभ दुबे, जो दक्षिण राजस्थान के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। सौरभ, बात करें, जयकृष्ण पटेल है, काफी समय जेल में बंद थे, अब वो जेल से बाहर आ चुके, तो पहले तो उनके जेल से बाहर आने के बाद में क्या दक्षिण राजस्थान की पॉलिटिक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे कुछ असर पड़ेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बहुत जरूरी सवाल है ये। अगर देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले ही मैं बीएपी नेताओं से संवाद में था और इस संवाद के दौरान जो मुझे समझ में आया वो ये है कि भारत आदिवासी पार्टी अपनी तरह से पूरी तरह तैयार है। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि अभी ये फैसला आया या कभी ये फैसला आएगा, लेकिन इस फैसले के लिए वो शुरुआत से तैयार थे। तैयार इसलिए भी थे क्योंकि इनको पता था कि जयकृष्ण पटेल ने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा बीएपी नेताओं का कहना है। आप लगातार देखेंगे स्थानीय स्तर का उनका कोई मंच हो, राजनीतिक मंच हो, राष्ट्रीय स्तर पे उनका कोई मंच हो, प्रादेशिक स्तर पे उनका कोई संवाद हो, लगातार एक ही नाम एक ही बार में चर्चा में था कि जयकृष्ण पटेल गलत नहीं है। न सिर्फ इस बात को इन्होंने अपनी विचारधारा में डाला था, बल्कि कहीं ना कहीं अपने मुद्दे में भी इनको शुमार किया था कि जयकृष्ण पटेल के साथ जो भी कुछ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी षड्यंत्र का हिस्सा है और यही सियासी षड्यंत्र का कभी ना कभी खुलासा होना था। उनका कहना है इस जमानत की खबर से, इस रिहाई की खबर से इस खुलासे की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे पे खंडन होगा, धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे का खुलासा होगा और कहीं ना कहीं जो जयकृष्ण पटेल 20 लाख की रिश्वत के आरोप में अभी जेल में बंद थे वो अब पूर्णतः रिहाई लेके आएंगे। अभी तो जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन वो जो आरोप है वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जांच में विलंब हो रहा है, जांच की परमिशन नहीं मिली, तमाम तरह की जो तकनीकी चीजें वो स्पष्ट रूप से अभी सामने है, लेकिन फिलहाल के स्तर पे समझौता सिर्फ इतना हुआ है कि अभी आप जमानती स्तर पर बाहर है, लेकिन एक बार फिर आप जेल में नजर आ सकते हैं, एक बार फिर आप कोर्ट की कार्रवाई के विथिन नजर आ सकते हैं, एक बार फिर आप जो ये तमाम न्यायिक हिरासत होती है, तमाम तरह की न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसका हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूर्णतः राहत मिली है, ये राहत महज कुछ घंटों की है, कुछ समय की है, कुछ दिनों की है और जैसे ये राहत खत्म होगी एक बार फिर जयकृष्ण पटेल पर, जयकृष्ण पटेल की विधायकी पर, उनके कार्यकाल पर, उनके विधानसभा क्षेत्र के कार्य को लेकर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। इस सवालिया निशान खड़ा करने वाली विपक्षी पार्टियां हैं जिसमें लगातार भारत आदिवासी पार्टी के तमाम सारे नेता, चाहे वो राजकुमार रोत हो, चाहे वो कांतिभाई आदिवासी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो आसपुर विधायक उमेश डामोर हो, लगातार ये निशान खड़ा करते आए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी षड्यंत्र है और जयकृष्ण पटेल इस पूरे सियासी षड्यंत्र का एक मोहरा बनकर रहे हैं, एक छोटा सा खेल बनकर रहे हैं जो उनके साथ रचा गया, जो उनके साथ किया गया। और अभी भी इतने महीने बाद, मई में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मई के बाद अभी 3 महीने लगभग बीत चुके हैं और 3 महीने में भी इस सियासी षड्यंत्र को वो झेल रहे हैं, ऐसा बीएपी नेताओं का कहना है। ठीक है, आपने बीच में एक दो बात कही कि एक तो ये विपक्ष का षड्यंत्र या फिर बीजेपी का षड्यंत्र है कि उनको फंसाने की कोशिश की गई है, पहला सवाल ये। दूसरा, आपने बोला कि जेल से वो जमानत पर बाहर आए तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने भी कुछ शर्त रखी होगी कि आपको इस शर्त के तहत जमानत पे बाहर आपको छोड़ा जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब आप दीजिए कि षड्यंत्र किस तरीके से है जिसको लेकर बीएपी लगातार ये आरोप लगा रही है। दूसरा, कि क्या शर्तें हैं जिसके तहत भारत आदिवासी पार्टी के वो विधायक हैं वो बाहर आए? जी बिल्कुल, दोनों ही सवाल काफी महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपके पहले सवाल से शुरू करता हूं। जब मेरी भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेताओं से जब संवाद हो रहा था तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा। आप लगातार सियासी षड्यंत्र का चर्चा करते, जिक्र करते, क्या आपके पास कोई प्रमाण है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि भैया इसने किया है, फलाने ने किया है? तो उनका एक ही कहना है,
एक तर्क, एक बयान आता है, उस बयान के इर्द गिर्द ये पूरा सियासी षड्यंत्र रचा जाता है। मैं यहाँ नाम आपको दिलाना चाहूंगा, खासकर जो स्थानीय दक्षिण भारत से हमको देख रहे हैं वो अच्छी तरह इस नाम से वाकिफ होंगे। महेंद्र सिंह जीत मालविया, ये एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस के लंबे समय तक मंत्री पद तक रहा हुआ है, ऐसा व्यक्ति है। वो अभी अभी हाल फिलहाल में भाजपा में चला जाता है। इसके पीछे भी हालांकि कई सारी कहानियां हैं कि ईडी का छापे के डर से और फलाना ढिमकाना के डर से वो भाजपा में शुमार हो जाते हैं। एक वॉशिंग मशीन के तौर पे अपनी छवि साफ करने के लिए, जी क्लीन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जब बागीदोरा से जय कृष्ण पटेल विधायक बनते हैं तो महेंद्र सिंह जीत मालविया एक ही बयान देते हैं। उनका कहना यह था कि बहुत कम वक्त का इंतजार है, महज 6 महीने। इस 6 महीने में इस व्यक्ति को यहां से मैं गायब कर दूंगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे बयान आता है और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी उस समय से इस चीज को लेकर तैयार थी कि अगर महेंद्र सिंह जीत मालविया जैसा दिग्गज नेता, जिसने नामालूम कितने अपने साल राजनीति में शुमार कर दिए, खासतौर पर प्रदेश की राजनीति में न्यौछावर कर दिए, अगर वो व्यक्तित्व, इतना गहराई से संगीनता से बोलने वाला व्यक्तित्व, अगर किसी एक पर्टिकुलर नए नेता को लेकर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसकी जो बुनियाद होगी कितनी मजबूत होगी, इसका मतलब उसकी जो तैयारी होगी अपने विपक्ष को हटाने के प्रति वो कितनी मजबूत होगी। भारत आदिवासी पार्टी उसी एन वक्त से तैयार हो गई थी, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और आने वाले दिनों में ही होने वाला है। और मैं इस घटना को 6 महीना कुछ बीतता है और ये वाकया सामने आ जाता है। इसका मतलब भारत आदिवासी पार्टी के सामने ये जो कथन था, ये जो तर्क था, वो सबसे मजबूत तर्क था, ये बताने के लिए कि भाई जो ये किया गया है वो सियासी षड्यंत्र है। सियासी षड्यंत्र में विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और उसमें भी खास तौर पर महेंद्र सिंह जीत मालविया का षड्यंत्र है। अगर हमारे दर्शक महेंद्र सिंह जीत मालविया को जानते हो तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो नेता सिर्फ दिग्गज नहीं, वो कद्दावर भी है। कद्दावर इसलिए क्योंकि उसके सामने जो खड़ा रहता है वो सिर्फ विपक्ष की भूमिका में नहीं होता, वो सियासी दुश्मन होता है और सियासी दुश्मन को हराने के लिए, पस्त करने के लिए हर वो फैसला, हर वो निर्णय लिया जा सकता है जिससे उसकी सियासी बिसात जो उसने बिछाई है, चाहे वो भारत आदिवासी पार्टी के प्रभुत्व में आके बिछाई हो, लेकिन वो पूर्णतः समाप्त करने का जज्बा महेंद्र सिंह जीत मालविया रखते हैं। तो ऐसे में पहले सवाल का आपका जवाब ये था। इसी में मेरा एक छोटा सा सवाल ही है कि हम अमूमन ये सोचते हैं, आप मुझे करेक्ट करेगा, कि अगर महेंद्र सिंह मालवीय ने जब ये स्टेटमेंट दिया था, क्या वो उस समय बीजेपी में थे या कांग्रेस की ओर से वो चुनाव लड़ रहे थे? क्योंकि अगर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे तो थोड़ा सा वक्तव्य अलग बन जाता है, अगर वो बीजेपी के अंदर आ चुके थे तो वक्तव्य थोड़ा सा अलग बन जाता है। बिल्कुल, बहुत ही मुख्य सवाल और ये एक बिंदु ऐसा है जो उठाना जरूरी था क्योंकि आमतौर पे लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो मुखरता महेंद्र सिंह जीत मालविया के अंदर आई थी वो भाजपा में आने के बाद आई थी। क्योंकि इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि भारत आदिवासी पार्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे लंबे समय तक, कुछ समय तक वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा उपचुनाव, कहीं ना कहीं ये उससे चुनाव से ठीक पहले वो दावे करती थी कि हम इंडिया गठबंधन के सरीके, एक ही बैनर के तले हम चुनाव लड़ा जा सकता है। प्रत्यक्ष तौर पर दावे किए जाते थे। अनऑफिशियल मीटिंग्स होती थी बीएपी नेता और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के बीच। तो ऐसे में ये जो बयानबाजी थी, तो कांग्रेस और बीएपी तो एक साथ ही थी एक वक्त तक। लेकिन जो महेंद्र सिंह जीत मालविया का बयान आता है वो भारतीय जनता पार्टी में शुमार होने के बाद आता है। तभी इतनी मुखरता के साथ वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं पस्त हुआ लेकिन मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा, ये जो बंदा है वो मैं उसको हटा दूंगा। अब वो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट ये बोलते हैं। तो ये पहले सवाल का आपका जवाब हो गया कि वो भाजपा के शुमार होकर उन्होंने ये तर्क दिया था। अब अपन हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या कुछ शर्तें बशर्तें रखी गई है जिसके बिहाफ पे आपको जमानत दी गई है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर उनको जमानत दी क्यों गई है। देखिए, जो जांच प्रक्रिया थी वो लगातार जारी तो थी, लेकिन उसमें विलंब हो रहा है। वो किस कारण था? अनऑफिशियल स्टेटमेंट थ्रू के वो विलंब हो रहा है। अब उस विलंब की वजह से उनको ये जमानत अदा की गई है। इसके साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं तर्क आ रहे हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी है, उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है इसको अभी अग्रसर नहीं किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, तांत्रिक कारण हो सकते हैं, तंत्र व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। तो इन सब चीजों की वजह से उसमें विलंब हो रहा है, तो इसकी वजह से कोर्ट ने उनको जमानत अदा की है। दूसरी चीज ये कि जो उनके वकील है जय कृष्ण पटेल के, उनका इस स्पष्ट रूप से 2-3 चीज कहनी है कि 3 महीने हो गए अभी तक न्यायिक हिरासत में, अभी तक गिरफ्तारी में वो अभी है। उन पर लगातार प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया और सब चल रही है, लेकिन 3 महीने जैसा लंबा अंतराल बीत चुका है। अब उनको तो थोड़े वक्त के लिए रिहाई दी जाए, उनको थोड़े वक्त के लिए जमानत दी जाए ताकि वो बाहर आए, क्योंकि वो अपने परिवार से नहीं मिले हैं ये। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो हर भले सिर्फ ना सिर्फ जय कृष्ण पटेल का मामला, बल्कि आप पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में तमाम मुद्दे उठा के देख लिए, कोर्ट का सिर्फ एक ही 2-3 शर्तें होती है। उन शर्त को आपको मानना होता है कि आप बाहर जाके कुछ भी
ऐसा ना करें जिससे इस केस में इम्पैक्ट पड़े। ना आप पीड़ित पक्ष से मिलेंगे, ना आप पीड़ित पक्ष के किसी समर्थक से मिलेंगे, ना आप किसी फाइल की हेरफेर करेंगे। मतलब आपको कुल मिला के ऐसे न्यूट्रल पोजीशन में रहे जिससे बाउंडेशन में रखा जाता है, ताकि आप इस केस में किसी तरह की हस्तक्षेप ना करें, कोई तोड़ मरोड़ करने का प्रयास ना करें। तो यही शर्त के साथ जमानत दी गई है उनको, और मुझे पूरा अंदाजा है कि वो इस शर्त को बखूबी निभाएंगे। लेकिन हाँ, वापसी उनकी वही है जहां वो अभी थे, और इस वापसी के साथ ये जो सियासी हलचल फिर पैदा हुई है वो समाप्त भी होगी और शुरू भी होगी। अब वो कैसे होगी हम आगे लाइव में चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसी में से मेरे को सवाल निकलते हैं। आपने डिस्कशन किया कि जयकृष्ण पटेल है बाहर आते हैं और फिलहाल उनकी जो प्रक्रिया है प्रोसेसिंग है वो थोड़ी धीरे चल रही है, तो क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से राजकुमार रोत इसका सच उजागर करने में समय ले रहे हैं, या फिर वो उतना समय ले सकते हैं कि जब चुनाव आए पास में तब वो उसका खुलासा करें, या फिर बीजेपी इस पे एक्शन इसलिए नहीं ले रही है कि भाई चुनाव आएंगे जब इसके आसपास इस पे एक्शन लिया जाएगा तो उससे थोड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, और काफी बिटवीन द लाइन आपने सवाल पूछा है, और मैं उम्मीद करता हूं, डेफिनेटली मेरे को गारंटी है कि दर्शकों ने इस कदर इसको नहीं सोचा होगा। देखिए क्या है, अभी तक की जो स्थिति सामने आ रही है उसमें दो चीजें साफ है कि विपक्ष जो है विपक्षी भूमिका में इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार प्रयास कर रही है कि बीएपी के बढ़ते दक्षिण भारत में प्रभुत्व को खत्म किया जाए। और यहां तक भारत आदिवासी पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि हम क्योंकि मजबूत हो रहे हैं, हमारा जनाधार क्योंकि मजबूत हो रहा है, तो जो सत्ताधीश है, जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी सरीखे, उनको ये रास नहीं आ रहा। वो चाहती है कि जल्द से जल्द बीएपी जैसी पार्टियों को समाप्त कर दिया जाए। अब आपका जो सवाल है बिटवीन द लाइन का, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसी की मौजूदा सियासत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मुद्दा है राजनीतिक तौर पे, और खास तौर पे तब राजनीतिक तौर पे क्योंकि दक्षिण राजस्थान में जो बीजेपी और कांग्रेस की फिलहाल की परिकाष्ठा और परिस्थिति है वो काफी ज्यादा सिरदर्द है। अब वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए लगातार चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि इसका बहुत बड़ा श्रेय उनके खुद के स्थानीय नेताओं को जाता है क्योंकि वो लगातार गुटबाजी और तमाम सारे की गैर राजनीतिक हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो भारत आदिवासी पार्टी को मिल रहा है, जिससे दोनों ही पार्टियां चिड़े हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पूर्णतः इस प्रयास में है कि इस मुद्दे को सिर्फ मौजूदा मुद्दा न बना कर रखा जाए। इंतजार कीजिए, क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का तरीका होता है वो ऐसा ही है, वो एंड मौके पे खेलती है। वो इंतजार कर रही है कि आप रुकिए, आप चलने दीजिए, हम इस मुद्दे को उगाएंगे, लेकिन कब? जब चुनाव नजदीक होगा। अभी आप देखिए मुद्दा वापस सामने आएगा। मैं इस मुद्दे को फिर से पंचायती राज में जोड़ूंगा, इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि पंचायती राज अब 4 महीने दूर है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक का वापस बाहर आना और एक बार फिर अंदर जाना, जब वापस वो अंदर जाएंगे तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो वापस उभर कर आएगा, उठेगा। और जब भ्रष्टाचार का मुद्दा बीएपी से जुड़ के वापस राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की सियासत में अग्रसर होगा, तो एक बार फिर पंचायती राज से इसको जोड़ के देखा जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार फिर वहां खड़े के मंच से सीधा ऐलान करेंगे कि आपके भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और जेल में बंद है। हो सकता है कि अगर आप पंचायती राज चुनाव में इनको विजय बनाए तो ये पंचायत चुनाव में भी भ्रष्टाचार करे, घोटाला करे। तो ऐसे में इस पूरी सियासी एक तरीके से आप देखेंगे, भले ही हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसी भी इस प्लान्ड वे, वो अपने हिसाब से जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी स्वायत्त कार्रवाई है, लेकिन इसको सियासी मुद्दा में तोड़ने के लिए, बनाने के लिए, उल्टाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। वो हर मुद्दे को खींच के वहां तक लेकर जाएगी। तो ऐसे में ये मुद्दा सिर्फ मौजूदा नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं, ये चुनावी मुद्दा बनेगा और डेफिनेटली बनेगा। बिल्कुल, ये तो खैर ये तो निश्चित बात है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, भारत आदिवासी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, मौके बनाने का वेट करते हैं। ठीक है, अब इसी से जब वो जेल से बाहर आए तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी पार्टी का नेता अगर जेल में जाता है तो उनकी छवि पर फर्क पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि जयकृष्ण पटेल के जेल में जाने के बाद 3 महीने निकालने के बाद जब वो जेल से बाहर आए हैं तो राजकुमार रोत या भारत आदिवासी पार्टी है उसकी इमेज पर फर्क पड़ेगा? क्या इमेज क्लीन रहेगी? क्या फिर इमेज जो है पार्टी की उन्हीं पार्टी की तरह हो जाएगी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां वर्तमान में मौजूद हैं? बिल्कुल, इस पूरे सवाल के मेरे पास 3 जवाब है। पहला, मैं भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है उसके पे जिक्र करेंगे, फिर भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं का क्या जिक्र है इस पे भी हम चर्चा करेंगे, और तीसरा जो निर्दलीय पक्ष है, जो खास तौर पे हमारा यानी पत्रकारों का पक्ष है, उस पर भी चर्चा करेंगे, जिसको मैं मानता हूं कि सबसे सटीक है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी जब से जयकृष्ण पटेल गिरफ्तारी में आए हैं, एसीबी की गिरफ्त में आए हैं, तब से एक ही आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जब इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, बीजेपी का स्पष्ट आरोप है। लेकिन
पकड़ा अभी जयकृष्ण पटेल गया है, लेकिन बारी राजकुमार रोत की भी आएगी, बारी कांति भाई आदिवासी की भी आएगी, बारी उमेश डामोर की भी आएगी। तो ऐसे तमाम नेता ये लिप्त होंगे और इनकी धीरे धीरे बारी आएगी, गिरफ्तारी में आएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। उनका ये भी कहना है कि इस एक घटना ने जनता की आंखें खोल दी, इस एक घटना ने जनता को बता दिया कि जिस नेता पे आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, जिसको आप अपना मसीहा करार दे रहे हैं, जनजाति आदिवासी क्षेत्र का मसीहा करार दे रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आप देखिए कि जिस पर आप इतना यकीन कर रहे हैं और वो आप ही के पैसा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वो उठा रहा है, वो ठग रहा है आपको। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट रूप से बस इतना कहना है कि इस पूरे मुद्दे ने जनता की आंखें खोल दी है। अब चलते हैं बीएपी की तरफ। बीएपी की ओर से जो उनके नेता है, उनका जो बयानबाजी, उनका ये कहना है कि इस एक मुद्दे ने भारत आदिवासी पार्टी के दक्षिण राजस्थान में जो इमेज थी, सियासी छवि थी, उसको निखारने का, उसके प्रभुत्व को बढ़ाने का काम किया। वो कैसे? वो ऐसे कि उनका कहना है कि जनता के दिमाग में अब ये बात बैठ गई है कि भारत आदिवासी पार्टी इतनी मजबूत और इतनी सुदृढ़ पार्टी हो गई है कि जो सेंट्रल पार्टीज है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो अपनी पूरा तंत्र व्यवस्था लगाकर ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से इस पार्टी को रोका जाए। ऐसा बीएपी का कहना है। तो बीएपी का इसका मतलब ये कहना है कि ये जनता देख रही है कि भाई अगर कोई स्थानीय पार्टी इतनी मजबूती से और इतनी ईमानदारी से काम कर रही है, यही कारण है कि एक राष्ट्रीय पार्टी उसको दबाने का प्रयास कर रही है। ये बीएपी का पक्ष है। अब मैं तीसरा और सटीक पक्ष रखना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, मुद्दा कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब भ्रष्टाचार का आरोप किसी पार्टी पे लगता है तो एक बार जन समर्थन जरूर डोलता है। और ये स्थिति अभी भी, आप जमीनी स्तर पे जाइए, अभी मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा जाके आया, जब वहां संवाद किया, लोगों से बात किया, तो एक चीज तो समझ में आई कि सब ठीक है, बीएपी ठीक है, बीएपी नेता ठीक है, लेकिन जयकृष्ण पटेल के साथ जो हुआ या जयकृष्ण पटेल द्वारा जो किया गया वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम आंख मूंद कर वाकई में यकीन करते हैं इन नेताओं पर, और ऐसे में अगर आप 20 लाख जैसी महज रकम के लिए अगर आप ऐसा करें तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे तमाम सारी जो चीजें हैं उन पर कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया है, एक तरीका रिएक्शन वो लगातार पेश आ रहा है, और उसमें क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, आपने लास्ट में एक बात कही कि पब्लिक की ओर से ये बात कही गई है। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर पब्लिक ने ये बात कही है तो बीएपी के आप दक्षिण राजस्थान में भविष्य है बीएपी का, वो किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, ये जो ऐसा भविष्य है वो फिलहाल अगर अभी की स्थिति में आप मेरे से पूछे कि आज 15 अगस्त हो रही है, 15 अगस्त की तारीख को आप क्या सोचते हैं उनके भविष्य कैसा होगा, तो मैं निश्चित 100% कहता हूं कि ये पार्टी लगातार उभर रही है, युवा बेसिस के साथ जुड़ता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है युवा वर्ग को अपने और खींचने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कामयाब है, जो कोशिश है, वो नाकामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन अब लगातार, क्योंकि राजनीति है, सियासी उठापटक लगातार होती रहती है, हर मिनट क्या ना कुछ बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार स्थानीय मुद्दों को इतनी उग्रशीलता से उठा रही, इतनी तरीके से उठा रही, इतनी तरीके से पेश करी जनता के सामने कि भारत आदिवासी पार्टी जिसको अपना एक हित एक मत मानती थी, उसमें कहीं ना कहीं उसी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी उतर गई है। तो फिलहाल जो उसका सियासी भविष्य है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा मजबूत है। कम वक्त में, जैसा मैं पहले भी बता दूं, कम वक्त में 4 विधायक, एक सांसद देखिए वो दिल्ली पहुंच गया है। लेकिन आने वाले वक्त जो है वो लगातार सियासी उठापटक के साथ चल रहा है, और भारत आदिवासी पार्टी अगर कम वक्त में, कम समय में इन सारे मुद्दों, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो सियासी गुटबाजी का हो, चाहे वो आपसी कलेश का हो, इस मुद्दों को समाप्त करके अगर राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की राजनीति में सक्रिय स्तर पर नहीं पहुंच पाई तो आने वाले वक्त में उनका नुकसान भी होगा। और अगर किसी एक चुनाव में भी उनको पस्त मिली, शिकस्त मिली, जो उनकी खुद की सीट थी, तो ये बहुत बड़ा धब्बा होगा भारत आदिवासी पार्टी की खुद की सियासी तौर पर। तो शुक्रिया सौरभ, फिलहाल तमाम जानकारी आपने हमसे शेयर की। तो फिलहाल दक्षिण राजस्थान के अंदर किस तरीके का माहौल आने वाले दिनों में देखने को मिलता है, इस पर सबकी निगाहें हैं वो बनी रहेगी। लेकिन हाँ, जयकृष्ण पटेल के बाहर निकलने के बाद में थोड़ा बहुत फर्क उनकी इमेज पर, यानी कि उसके साथ में उनकी पार्टी की इमेज पर जरूर पड़ा है। खैर, अब आने वाले दिनों में और क्या डिस्कशन होता है जयकृष्ण पटेल को लेकर के इनके क्षेत्र में, दक्षिण राजस्थान में और पूरे राजस्थान में, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।